एक और यूरोपा लीग टाइटल जीत लिया है सेविया ने, रोमा को हरा दिया है फाइनल में। और मैं पर्सनली रोमा को सपोर्ट कर रहा था जोजे मरीनियो की वजह से, लेकिन सेविया ने दिखा दिया है कि वो यूरोपा लीग के रियाल मैड्रिड हैं। उनको बहुत मुश्किल है, आप कह सकते हैं बॉर्डर लाइन इम्पॉसिबल ही है इस कंपटीशन में हराना। स्पेशली अगर वो इस कंपटीशन के फाइनल में पहुंच जाते हैं तो उनसे बेहतर इस कंपटीशन में कैसे परफॉर्म करना है कोई नहीं जानता। तो अपना सेवेंथ यूरोपा लीग टाइटल जीत लिया है। ऑन दी अदर हैंड रोमा अपनी हिस्ट्री का दूसरा यूरोपा लीग फाइनल खेल रही थी, तो उस सेंस में लग रहा था कि जिस तरीके का एक टर्न अराउंड किया है रोमा में जोजे मरीनियो ने। लास्ट सीज़न कॉन्फ्रेंस लीग खेली थी, इस जीत गए थे कॉन्फ्रेंस लीग। इस सीज़न यूरोपा लीग खेल रहे हैं, जीत जाते तो चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाते। लगातार 2 सीजन्स में 2 यूरोपियन टाइटल हो जाते, तो उस लिहाज से लगता है कि एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन ले कर देते वो रोमा के लिए आने वाले टाइम के लिए। बट ऐसा हुआ नहीं। और यही एक सवाल था कि कौन अपना पहला यूरोपियन फाइनल हारेगा। क्या सेविया अपना पहला यूरोपा लीग फाइनल हारेगी या जोजे मरीनियो अपना पहला यूरोपियन फाइनल हारेंगे। तो उसका जवाब हमको मिल गया है, जोजे मरीनियो की रोमा हार गई है पेनल्टी शूट आउट में और सेविया जीत गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सेविया। और अगर मैं मैच की बात करूँ तो मैच तो देखिए मतलब बहुत ही लैक लस्टर था। डेंट लुक लाइक अ यूरोपा लीग फाइनल टू बी ऑनेस्ट। बहुत हाई स्टेक्स गेम था, लेकिन ऐसा देख के लगा नहीं कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी या क्वालिटी थी। आई थिंक पिछले साल का जो यूरोपा लीग फाइनल था रेंजर्स और फ्रैंकफर्ट में, वो इससे बेटर था। बट अगेन सिविया ने जो करना था वो उन्होंने किया जीतने के लिए टाइटल। और क्लियर कट चांसेस तो देखिए दोनों ही टीमों ने एज सच नहीं बनाए इतने। ये मैं कहूँगा रोमा के पास ज़्यादा क्लियर कट चांसेस थे। रेफरिंग बहुत ख़राब हुई है, बाद में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें जोजे मरीनियो एंथनी टेलर को बहुत कुछ सुना रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो वो भी एक बात है। अब एंथनी टेलर तो देखिए उनका तो रिकॉर्ड रहा ही है इतने क्रूशल मैचेस में इस तरीके के डिसीजंस देना, बहुत अजीब डिसीजंस। मेरे को लगा था वो पेनल्टी है, जो हैंडबॉल हुआ था और पेनल्टी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, रूल्स का कुछ पता नहीं होता कब किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन इफ़ बट्स एंड मे बीस वुड हैव शुड हैव कुड हैव, आई थिंक रोमा हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। उनको चांसेस अच्छे मिले थे, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किए। और सेविया वी ऑल नो नर्व्स अपनी होल्ड करने की बात आती है तो यासीन बोनो जैसा अगर गोलकीपर हो आपके पास जिनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक ऑड्स आपके फेवर में आ जाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिविया एंड सिविया फैंस और जो भी लोग सिविया को सपोर्ट कर रहे थे। अनदर ग्रेट अचीवमेंट। और गिवन द फैक्ट कि जिस कंडीशन में सिविया थी, मैनेजर्स को सैक करना, अपने सेंटर बैक्स भेज देना सबसे पहले तो सीज़न के स्टार्टिंग में डिएगो कार्लोस और जूल्स कुंडे, अपने आप को रेलीगेशन बैटल में पाना और वहाँ से फिर चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई करना नेक्स्ट सीज़न के लिए, तो इट्स अ मैसिव मैसिव अचीवमेंट। तो हमको ऐसा नहीं है कि अगर हम चाह रहे थे रोमा जीते तो हमको किसी भी तरीके से सिविया को डिस्काउंट करना चाहिए। आई थिंक दे हैव हैड अ फैंटास्टिक एंड टू द सीज़न। और उन्होंने दिखाया है कि एक अगर कोई उनकी स्ट्रेंथ है तो वो है यूरोपा लीग टाइटल जीतना। और अपने आप में बिलीफ रखें, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करें और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अपने आने वाले टाइम को बेहतर बनाए। वो सिविया ने किया है, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग। तो ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अब बात करते हैं दो ट्रांसफ़र रूमर्स की, दो बड़ी ट्रांसफ़र रूमर्स जो उठ रही हैं। पहली मैं बात करना चाहूँगा मेसन माउंट की। तो मेसन माउंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड होता दिख रहा है। ऐसी खबर आ रही है कि पर्सनल टर्म्स अग्री हो गई हैं बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मेसन माउंट। वो ट्रांसफ़र वैल्यू को लेके दोनों क्लब्स में थोड़ा सा एक डिवाइड है, थोड़ा सा वहाँ पर सिंक में नहीं है चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो शायद एफए कप फाइनल के बाद फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे। बट देख के लग रहा है कि शायद मेसन माउंट छोड़ के चले जाएंगे चेल्सी और ज्वाइन कर लेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखिए मेसन माउंट एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने चेल्सी फैन बेस को बहुत डिवाइड करके रखा है। मतलब बहुत लोगों की बहुत कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस हैं मेसन माउंट को लेके। कुछ कहते हैं कि नहीं, माउंट को तो किसी कीमत पे नहीं बेचना चाहिए बिकॉज ही इज़ प्रॉपर चेल्सी लैड और चेल्सी अकेडमी है, बॉर्न एंड ब्रॉटअप है। दूसरा फैन बेस ये कहता है कि ओवर हाइप ओवर रेटेड प्लेयर हैं, अब बेच दें, जितनी ट्रांसफ़र फी मिले अच्छा है, उनके अराउंड टीम नहीं बनानी चाहिए। तो आई थिंक दोनों ही पर्सपेक्टिव बहुत एक्सट्रीम है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मेरा अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे मेसन माउंट बहुत पसंद है। आई एम अ मेसन माउंट फ़ैन। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि अगर मेसन माउंट चले जाते हैं छोड़ के तो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को जाने दिया है, हाँ, बहुत अपनी प्राइम में, और बहुत इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स भी थे वो। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मेसन माउंट
मतलब अभी बहुत बड़े प्लेयर बन गए हैं या ही इज़ वर्ल्ड क्लास। हाँ, अच्छे प्लेयर है मेसन माउंट, ही इज़ ऑन हिज वे टू बिकमिंग दैट प्लेयर। लेकिन बात क्या है कि अगर कोई बंदा रुकना नहीं चाह रहा तो उसकी इच्छा के खिलाफ उसको मत रोको। दूसरी चीज़ ये है कि जो कहते हैं कि प्रॉपर चेल्स, लॉयल्टी, एकेडमी, ये वो, देखिए आज की तारीख में गेम बहुत आगे बढ़ गया है। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। और ठीक है, अगर बोर्ड को लगता है कि मेसन माउंट की रीस जेम्स जितनी वैल्यू नहीं है जितना वेज रीस जेम्स को मिल रहा है उतना मेसन माउंट को नहीं मिलना चाहिए, तो वो उनका डिसीजन है, उसमें हम और आप कुछ डिसाइड करने वाले नहीं होते। बट ऑब्वियसली दुख थोड़ा होता है मेसन माउंट को जाता हुआ देख के, स्पेशली टू योर आर्च राइवल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अगर उनके लिए हमको 80 मिलियन की फ़ी मिल जाती है और उससे हम अच्छा रीबिल्ड कर लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए कायसेडो उगाड़ते, इस तरीके के मिडफील्डर्स ले आते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेसन माउंट जाते हैं, गलत होगा इन द सेंस कि हम अगर उनकी रिप्लेसमेंट टाइमली फाइंड नहीं करते हैं। तो अगर टाइमली रिप्लेसमेंट मिल गई तो आई थिंक ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली मेसन माउंट को भी टाइम लगेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में फिट इन होने में। आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। एरिक टेन हाग एक बहुत अच्छा मैनेजर है। आई थिंक ही विल एक्सेल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा खेलेंगे। बट हम एज चेल्सी फैंस पकड़ के नहीं बैठ सकते किसी एक सिचुएशन को, किसी एक प्लेयर को, क्योंकि मेसन माउंट से पहले भी चेल्सी थी, मेसन माउंट के दौरान भी चेल्सी, और मेसन माउंट के बाद भी चेल्सी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेसन माउंट चले जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि पोचेटिनो चाह रहे हैं कि माउंट रुक जाएं। तो आई डोंट नो कि उसको करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या ओनरशिप पोचेटिनो के वर्ड को सीरियसली ले रही है या क्या सीन है वहाँ पर, तो वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। बट अगर पोचेटिनो चाहते हैं मेसन माउंट रुके तो हमको कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए मेसन माउंट को रोकने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। एज अ फुटबॉल क्लब, एज अ हायरार्की, हमको ऐसा करना चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और क्या होता है आगे। पर्सनल टर्म्स तो देखिए बहुत प्लेयर्स की बहुत क्लब के साथ अग्री हो जाती हैं, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। बट हाँ, जिस तरीके से मेसन माउंट कुछ टाइम से चेल्सी फैंस को अपलॉड कर रहे हैं, वो स्टैमफर्ड ब्रिज में घूम रहे थे लास्ट मैच के बाद, और थियागो सिल्वा ने भी एक पोस्ट पे जिस तरीके से रिप्लाई किया है, तो लग रहा है कि 99% ही विल लीव। बट फनी थिंग्स हैपन इन फुटबॉल, लास्ट मिनट पे कुछ भी हो सकता है। तो आई एम स्टिल होपफुल। लेकिन अगेन, अगर मेसन माउंट चले भी जाते हैं और हमको उनके लिए एक अच्छी फ़ी मिल जाती है तो आई वुडंट माइंड टू मच, अगर हम अच्छी रिप्लेसमेंट साइन कर लेते हैं तो ये मेरा एक सीधा साधा रिएक्शन है मेसन माउंट सिचुएशन को लेके। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर पे, जो है बेंजीमा। बेंजीमा का लिंक आया अचानक से 2-3 दिन से। अल इत्तेहाद जो सऊदी प्रो लीग का क्लब है, वहाँ से आई है न्यूज़ की बेंजीमा को 200 मिलियन ऑफर कर रहे हैं 2 सीजन्स में, और बेंजीमा कंसिडर कर रहे हैं छोड़ने के लिए रियल मैड्रिड। और इस वजह से आई थिंक रियल मैड्रिड ने भी अपनी परसूट जो है वो तेज़ कर दी है फॉर अ स्ट्राइकर। तो फब्रिजियो रोमानो ने भी इस पे दी है थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कि बेंजीमा विल स्पीक टू रियल मैड्रिड बोर्ड एंड प्रेसिडेंट पेरेज ऑन थर्सडे। अल इत्तेहाद फील दे डिड देयर बेस्ट प्रपोजल टू टेम्प्ट करीम। Saudi sources are optimistic but still waiting for the final green light, key hours ahead। तो देखिए अब यहाँ पे यू कैन नॉट ब्लेम बेंजीमा। आई थिंक ही इज डन एवरीथिंग एट द क्लब लेवल। आई थिंक जो भी जीतने के लिए था सब कुछ जीत चुके हैं। मल्टीपल टाइम चैम्पियंस लीग विनर्स हैं, 5 चैम्पियंस लीग जीत चुके हैं वो रियल मैड्रिड के साथ, बैलन डोर जीत चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो क्लब लेवल और पर्सनल लेवल पे अब कुछ अचीव करने के लिए बचा है। और ये रियल मैड्रिड के लिए भी सही टाइम है टू मूव ऑन फ्रॉम बेंजीमा। आई थिंक अगर अभी वो मूव ऑन करेंगे तो उनके पास एक सही विंडो रहेगी और उनको समझ आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है और कौन रिप्लेसमेंट्स है जिनको आइडेंटिफाई करके टीम में फिट करना है जल्द से जल्द। और फाइनेंशियल पैकेज तो है ही जो बेंजीमा को मिलेगा, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन मेरे हिसाब से। तो ऑल्दो इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन कि बेंजीमा जैसा एक लेजेंड जो इतने सालों से आपके क्लब में खेल रहे हैं वो अगर छोड़ के जाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू सी हिम गो। बट आप लॉन्ग टर्म में सोचें तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम दैट रियल मैड्रिड मूव्स ऑन फ्रॉम बेंजीमा। और रियल मैड्रिड जानी जाती है इस तरीके के नॉन इमोशनल डिसीजंस लेने के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रैमोस, कैसेमीरो, बेंजीमा, मतलब कोई भी प्लेयर जो है इस चीज़ के परे नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और रियल मैड्रिड की फंक्शनिंग का ये हॉलमार्क है, जो रियल मैड्रिड इतना अच्छा फंक्शन करती है उसके पीछे इस तरीके के डिसीजंस होते हैं। हाँ, एकदम से रेडिली रिप्लेसमेंट बेंजीमा लेवल की तो मिलना मुश्किल है, बट रियल मैड्रिड आर वेरी 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 एस्ट्यूट इन द साइनिंग्स। जैसे एंड्रिक उन्होंने ऑलरेडी साइन कर रखा है, जो आई थिंक 2 सीजन के बाद ज्वाइन करेंगे रियल मैड्रिड को। रॉबर्टो फर्मिनो से लिंक आ रही है।
इस बीच अगर एम्बापे सागा में कुछ डेवलप होता है या एम्बापे खुद एज अ स्ट्राइकर, जैसे कि आप भी थी रिपोर्ट्स की, खेलना चाहते हैं, तो वो एक ऑप्शन है जहाँ पर वो देख सकते हैं। अर्लिंग हालैंड इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड 2 या 3 सीजन्स बाद। तो देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड कैसे इस चीज़ को अप्रोच करती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब सऊदी लीग जो है वो एक आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस बन रही है, स्पेशली फुटबॉलर्स जो अपनी प्राइम में नहीं है, जो अपने लास्ट के कुछ साल एक चिल लीग में खेलना चाहते हैं जहाँ पे उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो और एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज मिल जाए, तो वो भी खुश, लीग में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी खुश, और इट गेट्स दी आई बॉल्स ऑल्सो। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाने के पहले कौन देखता था सऊदी लीग? रोनाल्डो की वजह से ही सब अल नसर के मैचेस देख रहे हैं। अब मान लीजिए बुस्केट्स जाते हैं, कांटे का भी लिंक आ रहा था, बेंजीमा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केटेबिलिटी बढ़ती है। आई डोंट थिंक सो कि ये लीग की कॉम्पिटिटिवनेस या स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बिकॉज फॉर दैट यू नीड गुड प्लेयर्स इन देयर प्राइम, इन देयर एब्सोल्यूट बेस्ट कंडीशन, जो कि मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल होगा मल्टीपल प्लेयर्स को इस तरीके से अट्रैक्ट करना इन देयर प्राइम, मतलब 25-26 की एज में। बट दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर सऊदी लीग कि उनकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है अगर ऐसे एलीट लेवल एथलीट्स जो बहुत जिन्होंने अचीव किया है पर्सनल लेवल पे, वो आके फिर अपनी जो ट्वाइलाइट ईयर्स ऑफ द करियर है वो खेल जाएं उस लीग में। तो आई थिंक दैट्स अ गुड सिचुएशन टू बी इन। और अगर आपके पास पैसा है, इतना अंधा पैसा एंड क्षण, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ मतलब सही गलत वाली बात नहीं है यार। पैसा देखो जहाँ पर है वो फ्लेक्स होगा ही, जहाँ पे भी फाइनेंशियल मसल है उसको फ्लेक्स किया जाएगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इतना फ्लेक्स करोगे तो ठीक है, इतना फ्लेक्स मत करो, तो वो फिर वो बहुत सब्जेक्टिव डिबेट हो जाती है। तो आई थिंक उसमें ना ही हम पढ़ें तो सही है। मतलब 200 मिलियन यूरो को ना बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, आप एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए। तो आप मुझे बताइए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, बेंजीमा जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या लग रहा है मेसन माउंट सिचुएशन पे, एंड जो एक लैक लस्टर यूरोपा लीग का फाइनल हो उस पर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। शाम को एक अलग सा कुछ वीडियो रिलीज़ होने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और नज़र रखिएगा उस पर। फिर मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।